चलिए तो हम लोग 2025 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में जो आया हुआ फिजिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। अभी तत्काल में इस वीडियो में मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही आंसर टिक कराऊंगा। यदि आप लोग कहिएगा तो हम आगे भी इसका आपको क्या करेंगे, लॉन्ग वीडियो बनाकर सबको एक्सप्लेनेशन के साथ डाल देंगे यूट्यूब अपने चैनल पर। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी पता कर लें कि कितना नंबर आ रहा है। और आपका कितना नंबर आ रहा है नीचे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आ रहा है और सब्जेक्टिव में कितना नंबर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जो पेपर हमारे सामने रखा हुआ है वो 2025 का इंटरमीडिएट का पेपर है फिजिक्स का। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ही तत्व में समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। इसमें रिलेशन जो आपको होता है मुख्य अंतर वो आपको न्यूट्रॉन की संख्या अंतर होता है। क्या होता है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होता है। दूसरा आपको होता है इसमें दूसरा आपको होता है यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा आपको होता है इसके आगे दूसरा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो क्षय को प्रकार नहीं है। तो अल्फा बीटा और गामा क्यों निकलता है लेकिन म्यूऑन नहीं निकलता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि 500 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितना होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं इसके लिए E बराबर Hc/λ। अब यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आ जाता है आपको 4 × 10⁻⁻19 कूलम जूल आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ता है। तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ता है। इससे आगे बढ़िएगा कहता निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित तो फोटोन होता है, यह एक तरह का प्रकाश है, इसके पास कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरण है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है। एक्स किरण क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 AMU की तुलना ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर 8 नंबर कहता है कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर क्या होगा, शून्य होगा। कालांतर क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद कहता है ध्रुवित प्रकाश कंपन तल में ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो इसमें आप जानते हैं गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट रेडियो सब होता है, केवल अल्फा नहीं है। अल्फा क्या है, कण है। इसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन किसी द्रव्यात्मक माध्यम में किस विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का चाल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इसको हमको देखना है किस पर निर्भर करता है। देखिए तो मुख्य रूप से इसके तीव्रता पर आपको निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है, नहीं करता है। इसके आगे हम देख रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने में प्रकाश वैद्युत धारा होता है, क्या होता है, तो बढ़ता है। उसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम किसी गतिमान कण में संबंध डिब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, चार्ज पर। तो चार्ज इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। तो C² वाला होगा यानी बी आंसर होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर,
बी होगा। इससे आगे देखते हैं कि दो समान बिंदु आवेश के प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो निकाय वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए आप जानते हैं कि U बराबर K Q1 Q2/R होता है। इसे फॉर्मूला फॉलो पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा C नंबर। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रा क्या होता है, तो कूलम मीटर। इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो चार्ज का होगा कूलम वोल्ट हो गया। इसके आगे देखिएगा कि संधारित्र पर धारिता निर्भर नहीं करता है। तो संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता, प्लेट की आकृति पर निर्भर करता है, प्लेट के आकार पर निर्भर करता है, प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा C। 17 क्या हो जाएगा C। 18 में किसी आवेशी चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं 19 नंबर। किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य होता है। उसके अंदर चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होता है। विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो फार्मूला जो हो जाता है K Q1 Q2/R। अब जो चार्ज का साइन होगा उसको यूज करते हैं, माइनस तो माइनस, एक माइनस एक रह जाएगा, दोनों माइनस तो कट प्लस हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A। 20 का आंसर क्या हो गया A। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 21 नंबर गॉस के नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, संलग्न आवेश के समानुपाती। आप जानते हैं संलग्न आवेश के समानुपाती फार्मूला क्या होता है, फाई जो होता है फ्लक्स, फाई हो जाता है क्या होता है Q/ε0। ये तो हमारा कॉन्स्टेंट था, Q/ε0 हो जाता है। ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा A। इसका आंसर क्या हो जाएगा A। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कहता है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है, तो आपको P टाइप के चालक होता है। क्या होता है P टाइप। क्या होता है P टाइप। यानी आंसर क्या हो जाएगा B। उसके बाद होता है कि N प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, तो होल होता है। यानी B नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। वही P टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा लॉजिक गेट तब सही निर्गमन देता है जब निवेशन क्या होता है, तो इसका लिए हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा OR गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा OR गेट हो जाएगा। ठीक है। इसका 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्ष अभिनत डायोड कौन सा होता है। जेनर डायोड पक्ष अभिनत पर काम करता है। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड। उसका नैंड गेट क्या होता है, तो एंड का होता है A.B और नैंड में क्या होता है, उस पर ऊपर रेकरिंग हो जाता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। 26 का आंसर हो जाएगा A। उसका 27 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आई कहता है ऑप्टिकल फाइबर संचार में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। उसका टी प्रसारण में कौन सा आवृत्ति का परास का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धारा का मान कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं I बराबर क्या होता है I0√2। इसके बाद इससे आगे पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाता है B। उसके बाद आगे पढ़िएगा तो कहता है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। यानी यहाँ भी आंसर क्या होगा B। उसका हम 30 नंबर देखते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा का वोल्टता के बीच के कालांतर क्या होता है, इसका आंसर आपको हो जाता है, आंसर हो जाता है आपको इसका कालांतर बीच होता है
इसका आंसर आपको हो जाता है केवल धारिता प्रतिरोध धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का कालांतर क्या होता है, तो इसका हो जाता है आपको 90 डिग्री। क्या होता है इसका आंसर? 31 नंबर का आपको आंसर हो जाता है 90 डिग्री। उसके आगे देखिएगा कि अनुनादी, इसके आगे देखिएगा अनुनादी की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितना होता है, तो ये नंबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC, ये नंबर। इसके बाद आप 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में क्या कहता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, हमेशा कम होता है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सौदा क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद कहता है यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा, तो किसी चीज़ में प्रकाश का वेग 3×10⁸ से ऊपर नहीं होता, यानी 3 को वैल्यू जो ए बी और सी है 3 से ज़्यादा है, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है 36 नंबर, किलोवाट किसका मात्रक है, तो सीधा बात है ऊर्जा का मात्रक है, विद्युतीय धारा और मापने में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो एम्पियर फैराडे नहीं, लेंज का नियम। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 37 नंबर के बाद हम देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका सीमा क्या होता है, बढ़ता है। इसका सीमा क्या होता है, यानी ज़्यादा विद्युत धारा को मापता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबकशीलता का विमेय सूत्र क्या होता है, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है बी बराबर μ0 I/2 पाई आर। तो यहाँ से हम μ0 को वैल्यू μ0 का एप्सिलॉन निकालेंगे तो ये हमारा आता है, क्या आता है? ए होता है। उसके बाद कहता है कि रूट अंडर μ0/ε0 का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। इसके आता है 41 नंबर कि यदि किसी चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता क्या होता है, बढ़ जाता है। सुग्राह्यता क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका कहता था 42 नंबर, उदासीन बिंदु कितना होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका होगा दोनों बी और बी एच बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर के बाद 43 नंबर कहता है लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान कितना होता है, तो सी नंबर आंसर जो 1 से बड़ा होता है हमेशा। इसका आते हैं, ये कहता है कि इन सीरीज सर्किट विथ रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 द सर्किट फॉलोइंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। उसके बाद लेकिन वही पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आई जे बराबर होता है I/A। तो इसका हो गया एम्पियर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर पर यानी सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं वी डी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी बराबर VE τ/LM। तो τ/v तो हमारा रख गया, तो सब कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगा रिलेशन हमारा दुगना हो जाएगा, आधा रह जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं धारावाहन करने वाले 47 नंबर कहता है कि धारावाहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, क्या होता है, समानांतर, अक्ष के समानांतर। इसके बाद देखिएगा आप, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसका तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या होता है, हमको यहाँ होता है विद्युतीय जनरेटर इस पर आधारित होता है। ठीक है, विद्युतीय जनरेटर। इसके बाद कहता है एक परिनालिका का स्वपरिपथ निर्भर किस पर करता है, तो बी और सी दोनों पर हो जाएगा आंसर, यानी प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या और परिनालिका की लंबाई पर। आप उसके फार्मूला से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका कहता है 50 नंबर के दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा
तथा एक आवेश को आधा कर दिया जाए तो दोनों आवेश के बीच के लगा बल पहले का अपेक्षा क्या होगा। तो यहाँ जैसे आपको बताए हुए हैं, यहाँ देखिए ए बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या हो, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब दूरी को आधा कर दिया गया, चार्ज को भी आधा करता है, क्यू बाई टू हो गया ऊपर वाला, यहाँ क्यू बाई टू है, यहाँ क्यू बाई टू। इसको स्क्वायर करें तो फोर ऊपर चलेगा, टू नीचे चला गया, काट देगा, 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा 50 का, 50 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विरामों त्वरित करने के लिए इसकी चाल होता है। तो आप जानते हैं चाल क्या होता है। चाल जो होता है आपको बी नंबर ऑप्शन समानुपाती होता है रूट अंडर भी। यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। 51 नंबर 52 नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद संधारित्र में समांतर संयोजन के प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। कौन सी राशि समान रहती है, यहाँ क्या होता है, विभव समान होता है। कहता है समांतर क्रम यानी पार्लेल। तो पार्लेल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इसमें समय क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे 43 नंबर के बाद आपको देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कहता है कि वायु में दो धन आवेश के बीच परावैधता का पता रख देने पर इसके बीच की प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू 4πε0 होता है, एप्सिलॉन आर। तो बढ़ेगा नीचे वाला तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम देखते हैं 55 नंबर। कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत आवेश को 3 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो आप फार्मूला जानते हैं सिंपल सा, Q बराबर P बराबर Q इंटू आर। तो Q इंटू आर, तो Q हमारा हो गया 0.2 × 10⁻6 और आर हमारा दिया 3 से, तो 3 × 10⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 6। बी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी नंबर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थिर है, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो दो आवेश रहता है तो नेट चार्ज 0 होता है। फ्लक्स पे कोई डाइपोल पे कोई चार्ज ही नेट चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस वस्तु फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई आवेश ही बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद आते हैं कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ देखिए लिखे 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 दोनों बराबर है। तो 1/f1 + 1/2/f हो जाएगा। हमको f निकालना है तो क्या हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा f/2। यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि f बराबर होता है 1/p। तो p बराबर 1, आप p कितनी 1 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया, आप बाई 2 तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब इसके बाद 58 नंबर के बाद चलते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन के कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यानी हमारा क्या हो जाएगा, अवर्णक संयोग, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 59 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसका देखते हैं 60 नंबर के। एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक बराबर होता है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो मतलब समझिए कि समतल दर्पण की तरह काम करेगा, मतलब इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका हम देखते हैं 60 नंबर के बाद 61 नंबर और 10 प्रश्न बच गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगे और जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ साथ अपना ही बताइए कि आप कितना नंबर इसमें ला रहे हैं, ठीक है। और टोटल आपको फिजिक्स में कितना नंबर आपके अनुसार आ रहा है। कह रहा है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों, व्यतिकरण के कारण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 61 नंबर। 62 नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। उसका कह रहा है इससे आगे, कह रहा है
आकि एक व्यक्ति को 2D क्षमता का चश्मा का प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष कितना होगा। तो प्लस में है तो मतलब प्लस में है यानी क्षमता यानी 2D मतलब 25 दूना 50 हो गया। अब 50 यानी सामान्यतः मतलब 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी, यानी उससे ज़्यादा जब दूर नहीं दिखाया जाता है तो निकट दृष्टि दोष है। यानी इसमें क्या होगा, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि 100 माइक्रोफाराड धारिता का 100 वोल्ट आवेशित करने पर कितना आवेश होगा। तो इस पर कितना ऊर्जा होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 CV²। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाए 64 के ए नंबर। उसके बाद हम देखते हैं 65 के कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर होता है तो आप पढ़े होंगे ई बराबर dV/dr। तो V का हो गया वोल्ट, इसका हो गया मीटर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह भी वेग चालन के सिरों के बीच के लग विभवांतर भी के बीच संबंध क्या होता है। तो आप जानते हैं भी के इस पर 2 क्वेश्चन पूछ दिया। V बराबर आप जानते हैं VD बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD बराबर जो होता है VE/LM। हमारा ये सब कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी अनुपाती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद 66 के बाद 67 नंबर हम देखते हैं। 67 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में जो y अक्ष I का प्रदर्शित करता है तो tan थीटा कोण बनाता है, चालक का प्रतिरोध को बताता है। तो यहाँ देखिए सॉल्व किए हैं, यानी tan थीटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है, तो V²R, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं, देख रहे हैं आगे कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अर्धचालक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, क्योंकि ताप घटाएगा तो बढ़ेगा। हालांकि कंडक्टर में इसके उल्टा होता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। तो आप जानते हैं 70 नंबर के लिए आर बराबर ρL/A। तो यही हमारा देखिए इसमें कौन सा रिलेशन सही दिया हुआ है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को बताना है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। तो यह आपको 70 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन बता दिया गया है। यदि इसमें आपको कोई लगे कि हमसे बताते समय मिस्टेक हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर से उसको सुधार करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और यह वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आपके सभी दोस्त नंबर मिला लें, कितना नंबर तक आ रहा है, और संतुष्ट रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह के जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगा। और यदि आपके भाई दोस्त कोई और हो तो उसके भी मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन आपको बहुत सारे शिक्षा से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। वो नाच गाने के वीडियो सब्सक्राइब करने से ज़्यादा बेटर है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नया जानकारी मिलते रहेगा। पढ़ाई से संबंधित आपके घर के बच्चे भी देखते रहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह का चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह का वीडियो का कंटेंट आपके मोबाइल पर आते रहता है। इसलिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और अपने घर के जो भी बच्चे हैं, उनके बच्चे या बूढ़े हैं, उनके मोबाइल में इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।